नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे सीए फाउंडेशन का, ये सीएमए फाउंडेशन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको आपने क्लास 11th के अंदर भी सीखा होगा, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। देखो, जितना आपने 11th क्लास में सीखा उतना तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, लेकिन उससे ज्यादा एक थोड़ा एडवांस लेवल भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और एक बात समझना कि आप जितना यहाँ पे सीख लोगे, ठीक है, इसको सीखने के बाद किसी भी लेवल को आप बीट कर सकते हो। मतलब आपका ग्रेजुएशन लेवल हो तो इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला ग्रेजुएशन में, एमबीए में, मतलब किसी भी बड़े लेवल पर अगर डेप्रिसिएशन आता है तो वो यहाँ पर कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, दैट इज डेबिट क्रेडिट को ना सीखें, पहले हम सीखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन को डिफाइन करा गया है AS 6 रिवाइज्ड के अंदर। हालांकि अब AS 6 रिवाइज खत्म हो चुका है, ठीक है, वो AS 10 के अंदर डाल दिया गया है। मन में सवाल आता है कई बार बच्चों के, कई बच्चों को नहीं पता होता कि ये AS क्या होता है। ये AS क्या होता है? ए का मतलब होता है मेरे बेटे जी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बात क्लियर हो गई? यानी कि AS 10, पहले AS 6 में होता था, डेप्रिसिएशन को डिफाइन करा गया था, उसकी अकाउंटिंग को बताया गया था, उसके मीनिंग को बताया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 रिवाइज में। बाकी फिर AS 6 को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? मतलब मिला दिया गया AS 10 के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया गया, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग के अंदर। बात क्लियर हो गई? ठीक है। हालांकि कोई तुमसे पूछे कि AS 6 किसके लिए बना था, तो याद रखना डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए बना था। तो आइए पहले हम सीखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। देखो आपके आगे लिखा हुआ है, आपके आगे डेफिनेशन भी बड़ी बड़ी नजर आ रही होगी। देखो क्या नजर आ रही है, डेफिनेशन नजर आ रही होगी। डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ, डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट, ध्यान से पढ़ना, वेयरिंग आउट कंजम्पशन और एनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एनी अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम यूसेज, इफ्लक्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेस्केंस। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, कई बार बच्चे इस वर्ड को पढ़ नहीं पाते हैं। ऑब्सोलेस्केंस, ऑब्सोलेस्केंस तोड़ के पढ़ो। पहले मैं भी नहीं पढ़ पाता था, मैं भी ऐसे बोल देता ऑब्सोसेंसेंस, ऐसे बोल देता था, लेकिन ध्यान से पढ़ो तो आराम से पढ़ा जाएगा। ऑब्सोलेस्केंस क्या पढ़ा जाएगा मेरे बेटे जी? ऑब्सोलेस्केंस थ्रू टेक्नोलॉजी चेंज या मार्केट चेंज या फैशन भी बोलते हैं, फैशन चेंज। क्लियर है? आओ आराम से जरा हम इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। पहले मैं देसी भाषा में तुम्हें बता देता हूँ, देसी भाषा में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी कोई तुम एसेट, यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिशिएबल एसेट, हालांकि मैं डेप्रिशिएबल एसेट की बात नहीं कर रहा। जैसे 11th क्लास के अंदर तुमने पढ़ा होगा या पढ़ोगे वॉट एवर, ठीक है ना, तुमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ये कहते थे हमारे टीचर कि किसी भी एसेट को जब तुम यूज करते हो तो यूज करते करते उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी? डेप्रिसिएशन कहते हो। क्या कहते हो? डेप्रिसिएशन कहते हो। क्लियर है? यूज करते करते जो वैल्यू कम हो जाती है उसे तुम क्या कहते हो? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या बोला गया था कि अगर आप किसी भी एसेट को यूज करते हो तो यूज करते करते अगर वैल्यू कम हो जाती है तो वो जो कम हो गई है वैल्यू, उसे तुम क्या बोलते थे? डेप्रिसिएशन बोलते थे। एक्चुअल में वैल्यू जो कम हो गई है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ वैल्यू। मतलब किसी भी एसेट की, किसी भी एसेट के, एसेट का मीनिंग भी यहाँ पर कौन सी है? फिक्स एसेट है। क्या मीनिंग है मेरे बेटे जी? फिक्स एसेट। क्लियर ही नहीं है? ये बोला जाता था किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाना, वैल्यू गिर जाना, लॉस ऑफ वैल्यू हो जाना, क्या कहलाता है मेरे बेटा जी? डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब लॉस ऑफ वैल्यू आती कैसे है? वेयरिंग आउट, वेयरिंग आउट यानी कि एसेट में टूट फूट हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। या फिर तुम कंजम्पशन, अगर एसेट को यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, यूज करते हो तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब ये जो वेयरिंग आउट होता है, ये कंजम्पशन होता है, ये लॉस ऑफ वैल्यू जो होती है वो किन कारणों से होती है? पहला यहाँ पे लिखा हुआ है यूसेज। यूसेज का मतलब क्या हुआ? अगर तुम एसेट को यूज करते हो तो यूज करते करते उसकी वैल्यू कम होगी। बट ऑब्वियसली बात है, अगर तुमने स्कूटी खरीदी है, कोई स्कूटी खरीदी है और आज स्कूटी खरीदी है और 1 साल तक दबा के फेल रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ये ऑब्वियसली बात है ना, यूज करते करते उसकी वैल्यू कम होगी होगी।
कोई भी एसेट ले लेना, मशीन है, फर्नीचर है, स्कूटी है, कार है, बाइक है, बुलेट राजा है, कुछ भी ले लेना मेरे बेटा जी, क्या कहलाएगी वो? यूसेज, यानी कि यूज करते करते उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी ही आएगी। ए फ्लक्स ऑफ टाइम, समय के गुजरने से, ए फ्लक्सेशन ऑफ टाइम, समय के गुजरने से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तुम कंप्यूटर लेकर आओ अपने घर में और अभी भी डब्बे के अंदर तुम खरीद के लिए आए, डब्बे के अंदर पैक पड़ा हुआ, तुमने यूज नहीं करा, लेकिन भैया पुराना तो हो रहा है ना वो, तो रखा रखा भी एसेट की वैल्यू क्या होती है? गिर जाती है, चाहे तुम यूज करो या मत करो। यूज करके तो गिरेगी गिरेगी, लेकिन खरीद लिया और पड़ा हुआ है, यूज नहीं कर रहे, फिर उसकी वैल्यू गिर जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई बस में नहीं आई? चलो जी, एक्सीडेंट, अगर कोई भी तुम्हारी एसेट एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता ट्रक के नीचे आ जाना, क्लियर ही नहीं है कि तुम स्कूटी चला रहे थे ट्रक के नीचे आ गई, ये नहीं होता एक्सीडेंट का मतलब, क्लियर ही नहीं है। कई बार ऑब्वियस ही बात है, आपकी स्कूटी खड़ी हुई थी मार्केट में, किसने लाके ठोक दी बढ़िया वाली, तो भी क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। मतलब हमेशा ट्रक के नीचे लेटोगे ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रक के नीचे लेटना है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप टेरिस के ऊपर घूम घूम के हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे, ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता किससे कर रहे थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे और छत पे कर रहे थे बातें। अब छत पर बातें मुस्कुराते तो सोच लो कहाँ करते हैं बात, क्लियर ही नहीं है। और तुम टेरिस पे बातें कर रहे थे, अचानक से मोबाइल फिसला और नीचे गिर गया टेरिस से, टूट गया वो मोबाइल, इसे भी तुम क्या बोलोगे? एक्सीडेंट ही तो बोलोगे मेरे बेटा जी। बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। तो भी क्या होता है एसेट के ऊपर? डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है, क्लियर ही नहीं है। ये भी होता है, जैसे कभी आप देखोगे ना लोग सेकंड हैंड कार वगैरह खरीदते हैं, तो ये चीज बड़ी चेक करवाते हैं कि ये एक्सीडेंट में इन्वॉल्व कार तो नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट में इन्वॉल्व कारों की कीमतें जरूरत से कम होती है। लोग क्या करते हैं, उसकी बॉडी को तो नया करवा देते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करवा देते हैं, लेकिन अंदर से वो खचड़ा हुई पड़ी है। एक्सीडेंट इन्वॉल्व कार के ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा लग जाता है, जबकि नॉर्मल चली कार जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं हुई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतना नहीं लगता। मतलब सबका अपने अपने परसेंटेज होती है डेप्रिसिएशन लगने की। बात क्लियर हो गई? उसके बाद क्या है? ऑब्सोलेस्केंस। ऑब्सोलेस्केंस का मतलब क्या होता है? कूड़ा कबाड़ा हो जाना, कूड़ा कबाड़ा हो जाना, कूड़ा कबाड़ा हो जाना, एसेट बेकार हो जाना, कबाड़ा हो जाना। अच्छा जी, एसेट बेकार हो जाना, कबाड़ा हो जाना, इसका मतलब कैसे कैसे कबाड़ा हो जाती कोई एसेट? चेंज इन फैशन, चेंज इन मार्केट, चेंज इन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आता है तो कोई एसेट पुरानी हो जाती है। जैसे पहले इंडिया में 2G नेटवर्क हुआ करता था, फिर 3G आया, फिर 4G आ गया, अब शायद 5G भी आने वाला है, हाँ या ना? तो जैसी नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी के ऊपर क्या लग जाता है? डैप, उसकी कीमतें कम हो जाती है। ये बात तो आप भी जानते हो मेरे बेटे जी। मोबाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री बनी हुई है, ये अपने प्रोडक्ट, एक ही कंपनी अपने ही प्रोडक्ट निकालेगी और जैसे ही नया निकालती पुरानी के ऊपर डैप लग जाता है। कोई सैमसंग गैलेक्सी सीरीज चलती है ना? जब एक नया गैलेक्सी आता है तो पुराना गैलेक्सी चला ही जाता है, मतलब उसका रेट जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है। जब नया आईफोन आता है तो पुराने आईफोन के रेट कम हो जाते हैं। कभी वही पुराना आईफोन 55, 60, 65 हजार का बिकता था, लेकिन जैसे एक नया आएगा तो नए की कीमत होगी ₹1,00,000 और पुराने की कीमत हो जाएगी भाई 30, 35, 25 हजार हो जाएगी। बेटा बोलो हाँ या ना? तो ये हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन फैशन। मुझे बताओ ना, फैशन में सबको रहना पसंद है, क्लियर ही नहीं है? जो नए वैरायटी ऑफ क्लोथ चल रहे होते हैं वही पहनते हैं ना। तो जब नए तरीके का कपड़ा आता है मार्केट में पहनने के लिए, पुराने के ऊपर क्या लग जाता है? डैप, उसकी कीमत क्या हो जाती है मेरे बेटा जी? कम, क्लियर ही नहीं है? तो ये 4 रीजन है, यूसेज, रिफ्लेक्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट एंड ऑब्सोलेस्केंस थ्रू टेक्नोलॉजी चेंज और मार्केट चेंजेस, फैशन चेंजेस की वजह से ये क्या होता है? लॉस ऑफ वैल्यू होती है एसेट की। अब देखो किन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है डेप्रिशिएबल एसेट होती है। कौन सी एसेट होती है मेरे बेटा जी? डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, क्लियर ही नहीं है? अभी तो आप कह रहे थे कि फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। हाँ, फिक्स एसेट्स के अंदर भी दो तरह की कैटेगरी होती है, ठीक है? एक तो होती है डेप्रिशिएबल एसेट वाली और एक होती है नॉन डेप्रिशिएबल वाली। आओ आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है? देखो, फिर मैंने मीनिंग बताया डेप्रिसिएशन का, अब मैं मीनिंग बताने वाला हूं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का। किसका मीनिंग बताने वाला हूं मेरे बेटे जी? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मीनिंग बताने वाला हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, प्यार से देखोगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मीन्स एलोकेशन, या ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन। क्या शब्द है मेरे बेटे जी? एलोकेशन, यानी कि बांट देना, एलोकेट कर देना, एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसके ऊपर मैंने नंबर 2 लिखा हुआ है। ये नंबर 2 क्यों लिखा हुआ है अभी बाद में बात करेंगे।
ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट। अच्छा जी, नंबर 1 लिखा हुआ है ओवर ही यूजफुल लाइफ, नंबर 3 लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ। इन सिस्टमेटिक मैनर नंबर 4 लिखा हुआ है। ये नंबर 1 2 3 4 धक्का दिया गेम स्टार्ट, ये क्यों लिखा हुआ है नंबर 1? मेरे बेटा ये मैंने नंबरिंग करी हुई है और हर नंबर पे देखो मैंने, देखो नंबर 1 नंबर ऐसे मैंने हर नंबर पे देखो नंबर 2 ये आ गया, ठीक है, नंबर 3 और देखो फिर मैंने नंबर 4 ऐसे लिखा हुआ है। मैंने क्या करा हुआ है, ये नंबरिंग करके इन्हें डिफाइन करा हुआ है आगे। मेरी बात क्लियर हो गई? पहले नंबर में दूसरे नंबर में किस किस को मैंने डिफाइन करा हुआ है। चलो, तो मेरे बेटा क्योंकि मुझे डेप्रिसिएबल एसेट के बारे में बताना था, तो आ जाओ शुरुआत करते हैं। बेटा मैंने बोला ना कि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है मेरे बेटा, बोलो, देखो लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है मेरे बेटा जी? फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। किसके ऊपर? फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? लेकिन मैंने बोला क्या हर कोई तुमसे पूछे क्या हर फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो आप बोलेंगे ना, ना बाबा ना। क्या बोलोगे? ना, ना बाबा ना, हर फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि फिक्स एसेट कौन सी होती है, तो एक बात समझ लेना, फिक्स एसेट वो एसेट होती है जो बिजनेस के लिए खरीदी गई है, बिजनेस में यूज होंगी, लंबे समय तक यूज होंगी, लंबे समय तक बिजनेस को कमाने में, ग्रोथ करने में, चलाने में मदद करती है, उन्हें बोलते हैं फिक्स एसेट। इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या कहलाते हैं मेरे बेटे जी? फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। जैसे अगर मान के चलो मेरा कोई कोचिंग सेंटर है, तो मेरी फिक्स एसेट कौन कौन सी है? मेरी कोचिंग में रखा हुआ फर्नीचर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ये सब क्या करेंगे? अलमीरा, क्लियर ही नहीं है? या फिर मैंने अगर एलईडी वगैरह लगा रखी है, वो सब मेरी क्या फिक्स्ड एसेट है, जो लंबे समय तक मेरे बिजनेस में यूज होंगी, बिजनेस के लिए खरीदी गई है, सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदी गई, क्लियर ही नहीं है, और लंबे समय तक मेरे बिजनेस को बेनिफिट करवाएंगी, पैसा कमाने में मदद करेंगी, उन्हें क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। लेकिन क्या हर फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है? तुमसे पूछा जाए तो तुम बोलना नहीं लगता। फिक्स एसेट के अंदर भी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है डेप्रिशिएबल एसेट और एक होती है मेरे बेटे जी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। एक होती है डेप्रिशिएबल एसेट और एक होती है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अगर मैं तुम्हें समझाने बैठूं कि डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है, अगर मैं तुम्हें समझाने बैठूं, तो मेरे बेटा नाम से ही पवित्रता झलक रही है। क्या बोला बेटा मैंने? नाम से ही पवित्रता झलक रही है। क्या पवित्रता? अरे भैया, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा उन्हें डेप्रिसिएशन एसेट बोलोगे, और जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा उन्हें क्या बोलोगे? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। क्या बोलोगे? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बोलोगे। बोलो हाँ, ये ना सीधा सीधा क्लियर हो रहा है? आओ थोड़ा डीप में जाके समझे कि डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है। तो मेरे बच्चों आइए माता रानी की अरदास लगाते हुए पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है कि डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है। डेप्रिशिएबल एसेट मींस विच हैव सेटिस्फाइड, लिखा है सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाई कर देती है, जो नीचे दिए मैंने फीचर्स है, इन फीचर्स को जो सेटिस्फाइड कर दे, मतलब ये तीन फीचर जिन एसेट्स में देखने को मिलेंगे, बोलो 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 बोलो, ये तीन फीचर जिन एसेट्स में देखने को मिलेंगे उन्हें तुम क्या बोलोगे? डेप्रिशिएबल एसेट बोलोगे। क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, डेप्रिशिएबल एसेट बोलोगे। क्लियर है? पहला, हैव लिमिटेड यूजफुल लाइफ। लिमिटेड यूजफुल लाइफ, लिमिटेड यूजफुल लाइफ का मतलब क्या हुआ? उसके मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं एक लिमिटेड समय तक, एक निश्चित समय तक, अनंत सालों तक यूज नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक यूज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा तो नहीं होगा, मेरा मेरा सपना है मेरे बेटा कि मैं बुलेट खरीदूं। अब मान के चलो कभी ना कभी तो अपना सपना पूरा करूंगा, नहीं करूंगा, लाऊंगा 1,95,000 रुपए की बुलेट खरीद के। बोलो हाँ ये ना, 1,95,000 रुपीज की मैं बुलेट खरीद के लाऊंगा, है ना, थंडरबर्ड लेकर आऊंगा, डब 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 डब, है ना, घुमाऊंगा अपनी बीवी को उस पर बिठाकर। क्लियर है? अब मुझे इतना बताओ, कहा तो ऐसा जाता है वैसे बुलेट को लेके कि बुलेट ऐसा है, ऐसी बाइक होती है कि पोते तक चला देते हैं उसे, मतलब मैंने खरीदे तो मेरे पोते भी चलाएंगे उसे, ऐसी बाइक, मतलब उसकी लाइफ बड़ी लॉन्ग टर्म मानी जाती है। बट मान लेते कि मेरे पोते चलाएंगे, मैं नहीं चलाई, मेरे बेटे ने चलाई, मेरे पोते ने चलाई, क्या पोते के बेटे चलाएंगे? पड़ पोते चलाएंगे, फिर उनके बेटे चला लेंगे? मतलब एक टाइम के बाद तो वो बुलेट बेकार हो जाएगी ना, फिर घर में कोई दूसरी बुलेट आएगी। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? मतलब हर एसेट एक निश्चित समय के बाद बेकार हो जाती है। तुम्हारे घर में फर्नीचर होगा, टीवी होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगी, कंपनी में प्लांट होता है, मशीनरी होती है। बोलो हाँ ये ना,
क्या होता है, इनकी लाइफ लिमिटेड होती है। क्या होती है मेरे बेटा, लाइफ लिमिटेड होती है, एक समय के बाद क्या हो जाएंगे मेरे बेटा, ये बेकार हो जाते हैं। इनकी लाइफ यूजफुल लाइफ है बट लिमिटेड। चलो जी, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, आर एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेशन की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान। याद रखिए ये शब्द बड़े कीमती है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कीवर्ड है, क्लियर है, ये नहीं है, ये कीवर्ड है। 11th के लेवल पर तो इतने डीप में नहीं पूछा जाता था, लेकिन याद रखना सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में इन शब्दों के ऊपर ही खेल हो जाएगा। ये याद रखना, सीएमए फाउंडेशन में और सीए फाउंडेशन में जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उतना थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। 12वीं वाला गणित ध्यान नहीं लगेगा कि 20% थ्योरी आती है और 80% क्या आता था, प्रैक्टिकल अप्रोच आती थी। यहाँ सब 50-50% चलेगा, जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उतना थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एंड थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिकल। ये याद रखना, प्रोफेशनल कोर्स की सबसे बड़ी बात यही है, मतलब सबसे बड़ा फीचर प्रोफेशनल कोर्स में ये है कि वो प्रैक्टिकल तो कोई भी कर लेते, कहते कि एक बार समझ में आ गया तो लपड़ लपड़ कोई भी कर लेगा, बट चीजों को समझना, क्योंकि अगर तुम्हें थ्योरी आ जाती है ना तो तुम्हें नए प्रैक्टिकल बनाने आ जाते हैं। मेरे बात समझ में आ रही हो, हर सिचुएशन को डील करना आ जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो लिखो क्या लिखा है, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है, मतलब तुमने, मतलब एक तरीके से तुम, उसकी लाइफ लिमिटेड है और तुम उसे यूज करोगे, मतलब ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि तुम उसे 1 साल से ज्यादा यूज करोगे। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज करोगे, अनुमान लगाया जा रहा है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड बोला गया, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपने पढ़े होंगे कि कक्षा 11th में, करंट कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। हालांकि हम किसको फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई, जो अप्रैल टू मार्च चलता है। और कैलेंडर कौन सा होता था, जो जन टू दिसंबर चलता था। इंडिया में तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो होता है। बात क्लियर हुई नहीं हुई, तो मतलब एक तरीके से आप ये मान लो हम उसका अनुमान लगा रहे हैं कि मुझे 12 महीने से ज्यादा यूज करेंगे, 12 महीने नहीं, 12 महीने से ज्यादा। क्लियर ही नहीं है, मोर देन 1 ईयर यूज करेंगे। क्लियर है, अच्छा जी, उसकी लाइफ लिमिटेड है, हाँ ये ना, मोर देन 1 ईयर यूज करेंगे, हाँ जी। ये कि यूज कहाँ करेंगे, ये है नंबर 3rd पॉइंट। आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब हो गया मेरे बेटा जी एंटिटी। एंटिटी का मतलब मान लो कि चलो कंसर्न, बिजनेस, मतलब एक तरीके से इन एसेट को खरीदा गया है, इन एसेट को आर हेल्ड यानी खरीदा गया है या खरीदा गया है एक एंटिटी के द्वारा फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन। अपने यहाँ अगर उनका प्रोडक्शन का काम है तो गुड्स को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, या गुड्स को सप्लाई करने में, या सर्विसेज देने में। बात क्लियर हुई नहीं हुई, एक एग्जांपल की बात करके चलता हूँ कि भैया मेरा कोचिंग सेंटर है, मैंने प्रोजेक्टर लगाया, ये स्मार्ट बोर्ड लगाया, आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज, आर हेल्ड बाय लर्नोविट, है ना, मतलब इसे लर्नोविट ने प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड लगाया, क्यों, यूज इन दी, क्यों, कहाँ यूज करेंगे, सर्विसेज को देने में, सर्विसेज को देने में। या बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्री क्या लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लगाते हैं, बोलो हाँ ना, वो मशीनरी क्यों लगा रहे हैं, आर हेल्ड बाय द कंपनी, आर हेल्ड बाय द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री ने, कंपनी ने, एंटरप्राइज ने उस मशीन को लगाया है क्योंकि वो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। बोलो हाँ है ना, क्लियर है, नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, क्लियर है, सप्लाई ऑफ गुड्स का। भैया डोमिनोज का नाम सुना होगा, डोमिनोज वालों ने बाइकें खरीदी डिलीवरी करने के लिए, क्या डिलीवरी करते हैं वो, पिज्जा, बोलो हाँ ना, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ ये ना, मतलब अपने गुड्स, उनका गुड्स क्या है, पिज्जा, पिज्जा को सप्लाई करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए करोगे। फॉर रेंटल टू अदर, चाहे तुमने किसी को किराए पे देने के लिए खरीदी हो, होता ही नहीं होता है। मैंने जैसे मान के चलो कि मैंने कारें तो मैंने 10 कारें खरीद ली और 10 कारें मैंने आई10 खरीद डाली, क्या करूंगा मैं, किराए पे दूंगा लोगों को, रेंट पे भेजा करूंगा, तो ये किराए पे गाड़ी चाहिए थी लोगों को। रेंटल टू अदर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये शब्दों को याद रखना, नॉट फॉर सेल, मतलब तुमने उन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा, मतलब ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन करने में, सप्लाई करने में, सर्विसेज देने में, रेंटल देने में, ये मैनेजमेंट करने में, एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट करने में यूज करोगे, बेचने के लिए नहीं खरीदोगे। इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, क्लियर ही नहीं है। अब मैं इसे सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अपने ऑर्डिनरी कोर्स, अपने बिजनेस को चलाने में, प्रोडक्शन करने में, सप्लाई देने में, रेंटल देने पे या सर्विसेज देने में यूज करोगे, ठीक है, बेचने के लिए यूज नहीं करो, मतलब बेचने के लिए नहीं खरीदी आपने उसे, क्लियर है। तो कितनी कंडीशन होगी मेरे बेटे जी, 3, ये 3 कंडीशन जहां लग जाएंगी, याद रखना, पूछा जा सकता है तुमसे तुम्हारे लेवल पर, ये 3 कंडीशन जहां लग जाएंगी,
समझ जाना वो कौन से एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है। कौन से एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है। कौन से एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। वो कौन से एसेट है मेरे बेटे जी, डेप्रिशिएबल एसेट है। डन है मेरी बात? जब 3 कंडीशनें अप्लाई हो जाएंगी। कौन कौन सी, एसेट की लाइफ लिमिटेड हो, 1 साल से ज्यादा यूज करोगे और अपने बिजनेस में यूज करोगे, बस सिंपल लैंग्वेज, अपने बिजनेस में यूज करोगे। आओ लगाते हैं। जैसे मेरे पास मेरे बराबर में वो है, अलमारी खड़ी है, ठीक है, मेरी कोचिंग में बैठा हुआ मैं अपनी, और अलमारी खड़ी हुई है। तो बताओ क्या इसकी लाइफ लिमिटेड है? क्या एक समय के बाद बेकार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो लोहे की हो या लकड़ी की अलमारी, प्लास्टिक की अलमारी हो, अलमारी कोई सी भी हो, एक टाइम के बाद बेकार हो जाएगी, लिमिटेड लाइफ है उसकी। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात समझना, क्या इसे मैं 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा, लग रहा है आपको? हाँ भैया, इस वक्त कंडीशन तो ऐसी है, ये भी आप बहुत अच्छे लंबे समय तक यूज कर सकते हो, मतलब मोर देन 1 ईयर यूज करूंगा। चलो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन लगाते हैं मेरे बेटे जी, क्या इसे मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ? हाँ जी कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस में यूज हो रही है। तो क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। और ऐसे कोई भी फर्नीचर हो, क्लियर है? या मेरे आगे देखो लैपटॉप रखा हुआ है, डेस्कटॉप रखा हुआ है, प्रोजेक्टर रखा हुआ है, इसे मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ है ना? इसकी लाइफ लिमिटेड है, हाँ लिमिटेड लाइफ है। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। और क्या अपने बिजनेस में यूज करूंगा मोर देन 1 ईयर? जी हाँ करोगी। तो क्या कहलाई मेरे बेटा, ये डेप्रिशिएबल एसेट कहलाई, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। चलो चलो चलो, मान लिया कि तुम्हें डेप्रिशिएबल एसेट समझाना आता है। हम तो मानेंगे तब जब तुम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को समझा दोगे। तो देखो मेरे बेटा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है बहुत सारे डेप्रिशिएबल को लेके, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। मन में एक सवाल आता है बच्चों के, बिल्डिंग के ऊपर डेप लगता है और लीज होल्ड लैंड, ये लीज होल्ड लैंड पे डेप लगता है। आ जाओ मेरे बेटा, मैं आपको समझा दूं। पहले जमीन, मान के चलो जिस जगह पे मेरा कोचिंग बना हुआ है ये मेरी जमीन है, हालांकि मेरी नहीं है लेकिन मान लो मेरी जमीन है, क्लियर है? ये नहीं है तो मुझे इतना बताओ, क्या इस जमीन की लाइफ लिमिटेड है? इस जमीन की लाइफ लिमिटेड है? इस जमीन की लाइफ लिमिटेड है? नहीं है। जमीन की लाइफ कभी लिमिटेड नहीं होती। पहली कंडीशन क्या होगी, डिनाई हो गई। ये लाइफ अनलिमिटेड है, जमीन को मैं नहीं तो कोई तो यूज करेगा, अनलिमिटेड लाइफ है इसकी। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है? नहीं है? हाँ, दो कंडीशन है, ऑब्वियस बात है, सेटिस्फाई हो रही है। 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा और अपने बिजनेस में करूंगा, लेकिन लाइफ तो लिमिटेड है, तो जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जबकि यहाँ पर देखो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है। एक होता है लैंड, एक होता है लीज होल्ड लैंड। लैंड का मतलब होता है जीवन पर्यंत तुम उसके मालिक बन गए जमीन के, लेकिन लीज होल्ड लैंड का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कोई मिस्टर राम है, उनकी जमीन थी, जमीन उनकी थी, मालिक वो थे, पर मुझे उस जगह पर काम करना था। तो मैंने क्या करा, मिस्टर राम को 10 लाख रुपए दिए, एक बार में 10 लाख रुपए दिए, और बोला अब 10 साल के लिए जमीन मेरी हुई, तुम कुछ भी नहीं बोलो, 10 साल के लिए मालिक मैं हूं, और 10 साल का तुम्हें 10 लाख रुपए मिल चुके हैं, और अगर आगे मुझे और बनना होगा तो मैं दोबारा तुम्हें रुपए पकड़ा दूंगा। क्लियर ही नहीं है? आगे फर्दर कंटिन्यू करना होगा तो मेरी बात क्लियर हो गई? तो मुझे इतना बताओ कि उसे बोलते लीज होल्ड लैंड, कि मैंने वो जमीन ले ली 10 साल के लिए, लंबे समय के लिए, लीज पर ले ली, लीज पर, लंबे, लीज का टेक्निकली मीनिंग वही होता है, लंबे समय के लिए ले लेना। हाँ है ना, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लेना। क्लियर है? तो यानी कि मैं मालिक बन गया कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, यानी कि उस जमीन का जो यूज है मेरे लिए कितना है, खाली लिमिटेड लाइफ मेरे लिए कितनी, 10 ईयर्स। बोलो हाँ या ना। मैं जीवन पर्यंत मालिक नहीं बना, 11वें साल फिर मिस्टर राम मालिक बन जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? 10 साल लिमिटेड लाइफ है, मोर देन 1 ईयर अपने बिजनेस में यूज करूंगा, हाँ या ना, और अपने बिजनेस में ही यूज करूंगा। तो लीज और लैंड में मीनिंग क्लियर हो रहा है? क्लियर है? ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मीनिंग समझना। अकाउंट बिल्डिंग का मीनिंग क्या कहता है? अकाउंट की भाषा में बिल्डिंग का क्या मीनिंग है वो समझना। अकाउंट की भाषा में बिल्डिंग का मतलब होता है पक्का, पहले तो पक्का, पक्का काम करवाना, 4 दीवारी पक्का लेंटर। बोलो 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 बोलो, 4 दीवारी पक्का लेंटर, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है 22 मंजिला, 23 मंजिला, 24 मंजिला। अकाउंट के वो तो बिल्डिंग है ही, लेकिन अकाउंट कहते हैं बिल्डिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, 4 दीवारी पक्का लेंटर, ये बिल्डिंग है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ ये ना। अब भैया वो जमीन के ऊपर वो दीवारें बनी है ना, बोलो हाँ ये ना, ये दीवारें हमेशा मजबूत रहेंगी, कभी ना कभी तो मसाला झड़ेगा इन दीवारों का। यानी कि ऑब्वियस सी बात है मेरे बेटा, दिमाग लगाओ, जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है, क्योंकि इसकी लाइफ लिमिटेड है, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक बिल्डिंग 99 साल तक के लिए जिंदा रह सकती है,
मतलब 99 साल के बाद गवर्नमेंट के पास राइट होता है डिमोलिश करने का, खुद तोड़ देगी गवर्नमेंट। हालांकि टूटता नहीं है इंडिया के अंदर, वो बात अलग है, लोग खिला पिला के कर ले रहे हैं काम, लेकिन राइट है ही गवर्नमेंट के पास। 99 साल के लिए मतलब एक बिल्डिंग को बनाया जाता है। बात क्लियर हुई है नहीं हुई? आई बस में नहीं आई, नहीं तो बिल्डिंग टेढ़ी, कई बार केस सुनूंगा टेढ़ी हो रही है, गिरने वाली है, मसाला झड़ रहा है, ईंटें निकल रही हैं, लेंडर कूद रहे हैं, ये सब क्या है? कमजोर हो रहा है मामला। तो बिल्डिंग के ऊपर डैप होता है मेरे बेटा, जमीन के ऊपर नहीं होता। लेकिन हाँ लीज होल्ड जमीन के ऊपर, लीज होल्ड लैंड के ऊपर डैप होता है। ये बात क्लियर हो गई? आओ थोड़ा सा इसे बोर्ड समझते हैं कि किन एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अगर मैं मोटा माटी भाषा में अगर तुम्हें बताऊं ना नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में, मोटा माटी भाषा में बताऊं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है मेरे बेटे जी? सीधी बात, वो एसेट जो कुदरत ने बनाई है ना मेरे बेटा, वो संपत्ति जो कुदरत ने बनाई है, उनके ऊपर डेप कभी नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता उसके ऊपर डेप। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? देखो यहाँ पर डेप हमेशा उन्हीं चीजों पे लग रहा है जो इंसान ने बनाया है, टेक्निकली बता रहा हूँ, ठीक है? ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, ये तो मेरी सोच कहती है, ठीक है? लेकिन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है? जो कुदरत ने बनाया है, विच डू नॉट सेटिस्फाइड एनी ऑफ द अबव फीचर। मतलब एनी, मतलब जहां पर ये तीनों फीचर मिल जाए वो तो डेप्रिशिएबल है, जहां एक भी फीचर गायब हो गया वो नॉन डेप्रिशिएबल हो जाता है। अब देखो एग्जांपल देखो, बड़े बड़े बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल है, फॉरेस्ट, प्लांटेशन, सिमिलर रीजनरेटिव, ये मेन है, सिमिलर रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्स, मतलब एक रीजनरेटिव का मतलब हुआ कि जो दोबारा रीजनरेट होते थे, पेड़ पौधे खेत खलियान, बोलो 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 बोलो, पेड़ पौधे खेत खलियान, इनको भी डेप नहीं लगता। मुझे बताओ, पेड़ पौधे खेत खलियान, हम तो सिर्फ बीज उगाते हैं, बीज पैदा हम करते हैं क्या? कुदरत की एक साइकिल है ये कहीं ना कहीं, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ये नहीं है? तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कभी डेप नहीं लगता मेरे बेटा जी, हाँ ये ना, रीजनरेटिव है। ऑब्वियसली बात है, आज आम का मौसम आया, ये पेड़ ऐसा नहीं कि ये पेड़ इस साल ही आम देगा, अगले साल फिर आम देगा, रीजनरेट करेगा, इस साल भी करेगा और अगले साल भी करेगा, ठीक है? ऐसे ही नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज भी होते हैं जिन्हें आप वेस्टिंग एसेट कहते हो, जैसे कि नॉन, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें आप एक बार तो यूज कर लोगे लेकिन फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं हो सकते। जैसे कि हमें कुदरत ने क्या दिया है? हमें कुदरत ने दिया है क्रूड ऑयल, याद है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, यही कच्चे तेल से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तार। पढ़ा होगा तुमने 10th तक की साइंस में, ये सब क्या करते हैं मेरे बेटे जी? एक तरीके से, मैं इसे भूल रहा हूँ, रिफाइनिंग करते हैं इसकी हम, हाँ रिफाइनिंग करते हैं तब जाके प्रोडक्ट निकलते हैं। लेकिन मुझे बताओ ना, तुम्हारे पास स्कूटी है, कार है, बाइक है, तुमने एक बार अगर इनको यूज कर लिया पेट्रोल को, ये दोबारा यूज कर सकते हो? तुम स्कूटी में बैठे, ब्रुम 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 तुमने करा और पेट्रोल धुआं बन के निकला, तो क्या तुम उस धुएं को बटोरने बैठ जाते हो? चल 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 अंदर अंदर, तो उड़ जाएगा, नहीं तो दोबारा भरवा दो ना पेट्रोल, वो गया तो गया। हाँ ये नॉन रीजनरेटिव है, तुम दोबारा नहीं उगा सकते उसे, बोलो हाँ या ना? पानी, पानी भी यही है, बाकी लोग ही नहीं हुई। एक्सपेंडिचर आर एंड डी, अगर तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी खर्चा करते हो उनके ऊपर कभी डेप नहीं लगता। गुडविल के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता, याद रखना मेरे बेटे जी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, गुडविल है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं मेरे बेटे जी। इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर मैं बताऊंगा क्या अप्लाई होता है, वहां पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वहां पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर डेप नहीं लगता। वहां पे क्या अप्लाई होता है? एमोटाइजेशन। क्या अप्लाई होता है? एमोटाइजेशन। हालांकि हो सकता है आपने 11वीं पढ़ा हो, क्लियर है, लेकिन नहीं पढ़ा तो खैर मेरे नोट्स में आगे एमोटाइजेशन का मीनिंग आएगा। 3 शब्द आएंगे, डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, तीनों में अंतर क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वो होता क्या है, क्लियर ही नहीं है? गुडविल के ऊपर कभी डेप नहीं लगता, मैंने बोला जमीन के ऊपर डेप नहीं लगता, समझा चुका। और लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक के ऊपर कभी डेप नहीं लगता। मन में सवाल आएगा लाइव स्टॉक क्या होता है? 11th के अंदर पढ़ाया जाता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशु, मतलब पशु पक्षी जो भी है ना, कुत्ता बिल्ली सांड बिजार, बोलो कुत्ता बिल्ली सांड बिजार, ये आ जावे लाइव स्टॉक में, क्लियर ही नहीं है? मतलब वही वाली बात है, जैसे कि मेरी कोचिंग के बराबर में कौन है? कुत्ते वाले की शॉप है, मतलब शक्ल से भी वैसे ही लगा है वो, ठीक है, उसका काम भी वैसा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, जो हम काम करते हैं हमारी शक्ल पे आ जाता है, क्लियर ही नहीं है? हाँ ये ना, खांसते हुए ऐसे ही जैसे भोग रहा हो बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये जस्ट जॉकिंग, ठीक है? तो जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, मजाक का पात्र है ये मत।
तो लाइव स्टॉक, अब इसके पास ऑब्वियस बात है ना, इसके पास कुत्ते हैं, कुत्ते फेंकता है ये, है ना, एक माले पे खुद रहता है, एक माले पे कुत्ते रखता है, और ग्राउंड फ्लोर पे भैंसे पलती है इसके यहाँ पर। हाँ, अब जो भैंसे हैं इसके यहाँ, कुत्ते हैं इसके यहाँ, गाय है, ठीक है, इनके ऊपर कभी डैप नहीं लगता, क्योंकि भैंसों को इसने पैदा ना करा। क्लियर है, भगवान ने, मतलब कुदरत की देन है, क्लियर है नहीं है। तो लाइव स्टॉक के ऊपर कभी डैप नहीं लगता, क्योंकि इनकी कितनी लाइफ है। देखो ऑब्वियस बात है, क्या हम अपने ऊपर डैप लगा सकते हैं? क्या सोच, क्या हम इंसानों के ऊपर डैप लगा सकते हैं? नहीं, हमें नहीं पता हमारी क्या लाइफ है, लिमिटेड लाइफ है हमारी, कितनी, कुछ नहीं पता, क्लियर ही नहीं है। लेकिन हाँ, किसी ऐसी एसेट की डेप्थ, मतलब जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इनकी लाइफ कितनी होती है इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हमारी लाइफ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सही बात है, तो इसलिए इनके ऊपर डेप नहीं लगता। तो ये थे मेरे बेटा डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में। तो ये बात क्लियर हो गई। तो डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है मेरे बेटा? जिनके ऊपर डेप लगता है, और नॉन डेप्रिशिएबल होती है जिनके ऊपर डेप नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है। तो आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।